बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान की उस सियासी शख्सियत का जिक्र करेंगे जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अपोजिशन की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर उन्हीं के ऊपर इन्हिसार कर रही हैं और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो उन्हीं को जो है वो आगे रखा गया और उन्हीं की जानिब से जो है वो मुश्तरका एलामिया और जो करारदाद थी वो भी पेश की गई। जी बिल्कुल, हम जिक्र कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब का, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी मैं अपने एक वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि आम तौर पर जो तासुर होता है वो हकीकत से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। जैसा कि कहते हैं, परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मखसूस सहाफ़ती हलकों और इसी तरह जो है वो मीडिया के अंदर और सियासी हलकों के अंदर अपने अच्छे ताल्लुकात के बायस ये परसेप्शन बनाने में पूरी तरह कामयाब हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान की जो सियासी ज़िंदगी है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और मुक़द्दर हलकों के ख़िलाफ़ जो है वो किसी लंबी चौड़ी जिद्दोजहद से इबारत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी सियासी ज़िंदगी का जो है जायज़ा लेंगे और आपके सामने उनकी जो सियासी ज़िंदगी है उसके हवाले से कुछ तफसीलात रखेंगे। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो 1953 में पैदा हुए और इस वक्त जो उनकी उम्र है वो 67 बरस है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की पुरानी सियासी जमात है और 70 की दहाई में अंदर मौलाना फजल रहमान के जो वालिद मोहतरम थे मौलाना मुफ्ती महमूद, वो इस जमात के सरबराह थे वो, और उन्होंने एंटी भुट्टो जो उस वक्त एक तहरीक चली उसमें उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। वो कौमी इत्तेहाद के भी सरबराह थे और भुट्टो दौर के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबे के वज़ीर आला भी रहे जो उस वक्त सूबा सरहद था, और उनकी जमात ने जो है वो इत्तेहाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सरहद था और बलूचिस्तान, इन दोनों सूबों के अंदर जो है वो हुकूमतें भी बनाई। तहम भुट्टो के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली तो वो उस तहरीक का हिस्सा थे और उसके बाद उस तहरीक के नतीजे में जब जनरल ज़िया की हुकूमत आ गई, मुल्क में फ़ौजी मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हो गया। तो इब्तदाई तौर पर जब अबूरी काबीना जनरल ज़िया ने बनाई तो मुफ्ती महमूद साहब की तरफ से भी 3 अरकान जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उनको दिए गए। तहम बाद में जमात इस्लामी को ज़्यादा कोटा मिलने और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा होने के बायस जो है वो फिर कैबिनेट के अंदर जो है वो ज़िया की जमीयत उलमा इस्लाम शरीक ना हुई। और इसी दौरान फिर जो मौलाना मुफ्ती महमूद का जब इंतकाल हो गया तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने। और उस वक्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर धड़े नहीं थे मौलाना फजल रहमान ग्रुप और समील हक ग्रुप, बल्कि दोनों जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर थे और एक ही धड़ा था। तो उसी दौरान जो है वो मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत का आगाज़ किया। तहम बाकायदा तौर पर जो कौमी असम्बली के रुकन बने मौलाना फजल रहमान, वो 1988 के इंतखाबात के अंदर बने और वह पहली मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 1990 के इलेक्शन मौलाना फजल रहमान हार गए और वो असम्बली के रुकन मुंतखब ना हो सके। 1993 में वो इस्लामी जमहूरी महाज के टिकट पर, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और शाह मुंदरानी साहब की जमीयत उलमा पाकिस्तान शामिल थी, इसके टिकट पर वो एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1997 का जो इलेक्शन था वो एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल ना कर सके। 2002 के इलेक्शन में, जो कि मुशर्रफ एरा के अंदर हुआ, उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल के प्लेटफार्म से हिस्सा लिया और फिर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। और इसी तरह फिर 2018 में भी मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल और फिर 2013 में भी इसी तरह कामयाब होकर वो कौमी असम्बली के अंदर पहुँचे। और ये 2018 के वाहिद इंतखाबात थे जिनके अंदर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए और कौमी असम्बली के अंदर ना पहुँच सके। अब नाज़रीन, हम जायज़ा लेते हैं उनके उस सियासी कैरियर का कि ये इलेक्शन हारने या जीतने के बाद उन्होंने किस किस्म के जो रद्द अमल है उसका इजहार किया। 1988 में जब वो इंतखाबात जीते तो उस वक्त मुल्क के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बनाई। तहम जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन के अंदर बैठना पसंद किया और उस वक्त जो उनका किरदार था वो मुकम्मल तौर पर मुतहदा अपोजिशन में मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज शरीफ के साथ थे। उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो गिराने की कोशिश की। वो उस इत्तेहाद का हिस्सा रहे, बल्कि उनके जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब तहरीक एतमाद भी पेश हुई तो वो उन रहनुमाओं में शामिल थे कि जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के अंदर 1 नवंबर 1979 को जब उनके ख़िलाफ़ वो तहरीक एतमाद पेश हुई तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तकरीर भी की। तहम वो तहरीक एतमाद जो है वो नाकाम हो गई।
उसके बाद 1990 का इलेक्शन जो है वो मौलाना फजल रहमान हार गए, मैंने आपके सामने जिक्र किया। ताहम 1993 का इलेक्शन जब वो इस्लामी जमहूरी महाज के टिकट पर जीते तो वो ये चीज़ सीख चुके थे कि सियासी तौर पे अपने हल्के में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और सियासत में ज़िंदा रहने के लिए जो है वो जो पार्टी इक़्तिदार में है उसके साथ रहना ज़रूरी है। इसलिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए और इस तरह से उन्हें जो है वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया और वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी के तौर पर जो है वो काम करते रहे। 1988 में मौलाना फजल रहमान जो कि बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने में नवाज शरीफ के साथ थे क्योंकि वो उस वक्त अपोजिशन का हिस्सा थे, लेकिन 1993 में क्योंकि वो बेनज़ीर हुकूमत का हिस्सा थे और उस वक्त जब नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो गिराने की बात की तो उस वक्त उनके मौक़िफ़ में वाज़ह तौर पर तब्दीली आई और मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने उन दिनों एक इंटरव्यू भी किया जिसका कुछ एक इक़्तिबास उसका जो हवाला है, उसका जो इक़्तिबास है वो हम आपके सामने रखते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो मौलाना फजल रहमान से पूछा। उन्होंने कहा कि आपका नवाज शरीफ के साथ भी इत्तेहाद रहा, इस हवाले से अगर नवाज शरीफ और बेनज़ीर का तकाबुल किया जाए तो किस में ज़्यादा बेहतरी पाई जाती है। मौलाना फजल रहमान का जवाब था, नवाज शरीफ जिस माहौल में पला बड़ा है वहाँ सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी और तरबियत भी सियासी नहीं हुई, इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को ना हुकूमत करना आती है और ना ही अपोजिशन, वो दोनों से आरी है। अपोजिशन करने के लिए भी कोई तरीका और सलीका होता है और हुकूमत पर गिरफ्त करना पड़ती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भुट्टो की हुकूमत के दौरान उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में तलखी भी थी, दुश्मनी की हद तक, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए और हम सब अपोजिशन जो हैं वो इस्तीफ़े पेश करते हैं। फिर उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सी गलतियां भी की हैं और उनकी सोच और उनके मुशीर भी कई जगह पे गलत हैं। इन सब खराबियों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन एकदम ही इस्तीफ़ों की बात करना और सिस्टम को गलत करार देना और दोबारा इलेक्शन की बात करना कहाँ की सियासत है और ये अपोजिशन का कैसा अमल है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने इस इलेक्शन को शफाफ भी कहा, उन्होंने बेनज़ीर को मुबारकबाद भी दी। मैं इन इलेक्शन को शफाफ नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है उनसे इस्तीफ़े नहीं मांगने चाहिए और उनको जो है वो हुकूमत करने देनी चाहिए। हालांकि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर फसादात भी थे, महंगाई भी थे, बेरोज़गारी भी अपने अरूज पे थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त बेनज़ीर के इत्तेहादी थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि नवाज शरीफ को ना ही हुकूमत करना आती है और ना ही अपोजिशन। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ की सियासत है कि आप हुकूमत से जो है वो हुकूमत को चलने ना दें, मिड टर्म इलेक्शन की बात ना करें और हुकूमत से इस्तीफ़े मांगें। इसमें नाज़रीन अहम तरीन बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त इमरान खान की हुकूमत न चलने के हवाले से दावा किया है और कहा है कि उनकी हुकूमत को गिराएंगे और पिछले बरस भी वो जो है वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आए और उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात भी की है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो 1997 के इलेक्शन में वो एक मरतबा फिर हार गए और जब वो इलेक्शन हार गए तो उसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक भी चलाई जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। हालांकि 1993 में जब वो हुकूमत में थे, बेनज़ीर के इत्तेहादी थे, तो वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की तहरीक चलाने की हमायत नहीं कर रहे थे। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे 1988, 1990, 93 और 97 में उनका मौक़िफ़ जो है वो बार बार बदलता रहा। 2002 के अंदर जब इंतखाबात हुए तो मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल जिसके मुतल्लिक उस वक्त भी ये कहा जाता था कि MMA का मतलब मुल्ला मिलिट्री अलायंस है। इस अलायंस के तहत वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए, जिसके ऊपर उस इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात भी लगे और लोगों ने ये कहा कि ये इलेक्शन उन्हें जनरल मुशर्रफ ने जितवाया और जिसका बाकायदा सबूत उस वक्त नज़र आया जब कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने हर एक मामले के ऊपर जो है वो जनरल मुशर्रफ की हमायत की। उनको एक सूबे में हुकूमत भी मिली और कौमी असम्बली में उन्हें अपोजिशन का रोल भी मिला, पीपल्स पार्टी की बजाय उनको मिला क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का रोल निभाया और मुकम्मल तौर पे मुशर्रफ को सपोर्ट किया। और जो अहम तरीन बात थी वो ये थी कि 21 अगस्त 2002 को मुशर्रफ ने LFO जारी किया और उस LFO के अंदर ये कहा गया कि इसे फ़िलहाल किसी कौमी असम्बली या पार्लियामेंट से मंजूर करने की ज़रूरत नहीं है और ये आइन का दर्जा रखेगा। 2002 के इंतखाबात के बाद जब 29 नवंबर 2003 को आइन में 17वीं तरमीम के नाम पर जब इस LFO को शामिल किया गया तो उसके अंदर जितनी भी शिकें थीं, यानी कि सदर को कौमी असम्बली को तहलील करने का इख्तियार भी मिल गया, वज़ीर-ए-आज़म की बरतरफी का इख्तियार भी मिल गया, मुशर्रफ की वर्दी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया,
तो इन तमाम तर इक़दामात की जो है वो मौलाना फजल रहमान की जो मजलिस अमल थी उसने मुकम्मल तौर पर हमायत की और बदले में वो बड़े ही पुरसकून अंदाज में एक सूबे में ना सिर्फ हुकूमत करते रहे बल्कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपोजिशन रहनुमा के हवाले से भी फ़ायदे उठाते रहे। तो नाज़रीन, ये मौलाना फजल रहमान का एक पॉलिटिकल कैरियर है जो मैंने आपके सामने रखा। 2008 और 2013 में वो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसके अंदर शामिल रहे। 2013 में जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी तो उसके थादी के तौर पर सामने आए। तो इस तरह से जो मौलाना फजल रहमान की सियासत बज़ाहिर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि शायद उन्होंने बड़ा अरसा कोई अपोजिशन की सियासत की, कोई लंबी जदोजहद की, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम किया, कोई बहुत ज़्यादा जमहूरी सियासतदान है। मैंने जो है वो तारीख के तनाजुर में आपके सामने ये सारे मामलात रखे कि किस तरह जो है वो मौलाना फजल रहमान ना सिर्फ हर किस्म की हुकूमतों से फ़ायदे उठाते रहे बल्कि जिस वक्त वो खुद हुकूमत में किसी के साथ होते रहे वो अपोजिशन की तहरीकों की मुखालफत करते रहे, लेकिन जब वो हुकूमत में नहीं होते रहे तो फिर उन्हीं जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ वो तहरीकें चलाने में पेश रहे। और इस वक्त भी जब 2018 के इंतखाबात के बाद भी उनकी सियासी जमात ने सीटें तो हासिल की लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो कौमी असम्बली में ना पहुँच सके, तो इस मरतबा फिर उनका यही रवैया है कि ना सिर्फ पिछले साल वो एक लॉन्ग मार्च और एक एहतजाजी तहरीक जो लेकर इस्लामाबाद आए, हुकूमत गिराने की कोशिश की और ये इशारा भी करते रहे कि शायद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, और इस मरतबा फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद रूह रवां मौलाना फजल रहमान ही थे जो मुल्क में एक जमहूरी वज़ीर आज़म जो कि इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होकर आए और उनका अभी निस्फ अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ, उनको इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते और ना सिर्फ उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं बल्कि कौमी असम्बली के अंदर जो दीगर बड़ी जमातें हैं उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी अफरादी कुव्वत के हवाले से, क्योंकि उनके पास सीट पार है तो अपोजिशन की जमातें उनके पीछे लग गई और इस तरह से वो इस वक्त सारी अपोजिशन को डिक्टेट करते हुए पूरी अपोजिशन से रिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो मौलाना फजल रहमान की सियासत के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।